Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की कोरियन फिल्म द हैंडमेडन के बारे में, जिसे सबसे बेहतरीन कोरियन फिल्म्स में से एक माना जाता है। कहानी उस वक्त की है जब कोरिया पर जापान का कब्जा था और इस कहानी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा वो है जो फिल्म मेकर पार्क चान वूक हमें दिखाना चाहते हैं। कोरिया के किसी छोटे शहर में रह रही लड़की तमाको को अपने परिवार को छोड़कर एक जापानीज के घर जाना पड़ रहा था और इस बात से उसका परिवार खुश नहीं था। तमाको उस जापानीज हवेली में जिस औरत इजुमी की नौकरानी होने का काम करने आई है, वो जल्द ही रानी बनने वाली है। तमाको को इजुमी हिदेको और उस महल के मास्टर के बारे में बताया जाता है और उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए ये समझाया जाता है। उसे इजुमी के बगल का कमरा दिया जाता है जहाँ सोते हुए अचानक उसे इजुमी के चिल्लाने की आवाज आती है। इजुमी नींद में डरकर चिल्ला रही थी और किसी बुरे सपने को देखने के बाद वो डरकर भागने लगी। उसे बेहतर महसूस कराकर तमाको ने उसे सुला दिया और उसी के पास सो गई। अगली सुबह यह देखने के बाद कि दूसरी नौकरानियां तमाको को परेशान कर रही है, उसे इजुमी से मिलवाया जाता है। इजुमी को जल्द ही पता चलता है कि तमाको पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उसे ना तो जापानीज और ना ही कोरियन भाषा पढ़नी आती है। वो उससे कहती है कि पढ़ाई लिखाई जल्द ही पूरी हो जाएगी, पर तमाको के लिए अच्छा यही होगा कि वो उससे कभी झूठ ना कहे। तमाको बताती है कि उसे यहाँ एक रईस आदमी फुहीवारा ने काम करने भेजा है, जिसे इजुमी भी जानती है। जल्द ही तमाको इजुमी का भरोसा जीत लेती है और उसके कमरे से बाहर जाते ही वो इजुमी की चीजें देखने लगती है। दोपहर होते ही तमाको उसके पास चली जाती है और तब उसे उस घर के मास्टर यानी कि इजुमी के अंकल कोजुकी दिखते हैं, जो तमाको को उस एरिया से बाहर रहने की चेतावनी देते हैं। इजुमी हर रोज कोजुकी के पास जाया करती है, जहाँ उसे कोजुकी की दी गई किताबें पढ़नी पड़ती है और उन किताबों को पढ़कर वो इतनी परेशान हो चुकी है कि हर बार किताब पढ़ते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तमाको उसका इस तरह ध्यान रखने लगती है जैसे कि वो उससे प्यार करती हो और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक दिन फुहीवारा उस हवेली में आया, जिसे देखकर उन नौकरानियों के साथ साथ इजुमी भी खुश होती है। तमाको पहली बार फुहीवारा से मिल रही थी, जो जानना चाहता था कि तमाको अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं, और तब इजुमी ने उसे बताया कि वो तमाको के वहां होने से कितनी खुश है। पर अब तक जैसा दिखाई दे रहा था वैसा कुछ नहीं है। तमाको असल में सूख ही नाम की एक पॉकेट मार है, जिसे उस चोर ने पाला है, जो अनाथों को पालकर उन्हें जापानीज लोगों को बेचती है। और फुहीवारा कोई रईस आदमी नहीं, एक कोरियन कॉन मैन है जो इजुमी से शादी कर जापान जाने का प्लान बना रहा है और उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर वो इजुमी को पागल साबित करने वाला है और इस काम में उसकी मदद सूख ही कर रही है। सिर्फ फुहीवारा ही नहीं बल्कि इजुमी की खुद की मौसी का पति कोजुकी उससे शादी करके उसकी जायदाद हड़पना चाहता है। फुहीवारा ने सूख ही को एक सहमी हुई लड़की बनने की ट्रेनिंग दी थी, जबकि उसे ये काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। सूख ही यानी कि तमाको की माँ भी एक चोर हुआ करती थी, जिसके पकड़े जाने पर उसे फांसी दे दी गई और हर कोई जानता है कि सूख ही उनसे भी बेहतर चोर बन सकती है। वो दोनों अपने प्लान को आगे बढ़ाने लगे, पर कहीं ना कहीं तमाको को ये बात बुरी लग रही थी कि इजुमी को पागल खाने में डाल दिया जाएगा। इजुमी जानती थी कि उसके अंकल उससे शादी करना चाहते हैं ताकि वो उन किताबों को पा सके जो इजुमी के नाम है और जिनकी कीमत उनके हिसाब से सोने से भी महंगी है, और फुहीवारा उन्हीं किताबों की नकली कॉपीज बनाने वाला है। एक तरफ जहाँ फुहीवारा के प्लान को अंजाम देने का वक्त करीब आ रहा था, तो दूसरी तरफ इजुमी और तमाको एक दूसरे के करीब आने लगे थे और उन्हें साथ रहना अच्छा लगने लगा था। इसीलिए इजुमी को फुहीवारा के साथ देखकर तमाको को एहसास हुआ कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पर जब इजुमी को समझ आया कि तमाको को उसका फुहीवारा के साथ रहना पसंद नहीं, उसने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो उससे प्यार करती है। फुहीवारा जल्द से जल्द इजुमी को भगा ले जाना चाहता था, पर तमाको उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर तमाको के समझाने पर इजुमी ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर इस शर्त पर कि तमाको उनके साथ जापान आ सके। एक हफ्ते के लिए कोजुकी घर से दूर जाने वाला था और इस मौके पर फुहीवारा ने इजुमी और तमाको के साथ भागने का प्लान बनाया। पर जाने से पहले कोजुकी ने इजुमी से बेसमेंट को याद रखने के लिए कहा और ये बात सुनकर इजुमी अचानक डर गई।
उस रात वो तीनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए, पर तमाको जानती थी इजुमी इस बात से खुश नहीं है। किसी जंगल के बीच इजुमी और फुहिवारा की शादी हुई और शादी होते ही फुहिवारा ने इजुमी को एक शीशी दी। शादी के बाद भी फुहिवारा को शक था कि तमाको और इजुमी वहां से भाग जाएंगे और इसीलिए उन पर नजर रखवाई गई। और जब उन दोनों के पास करने को कुछ नहीं था, इजुमी ने तमाको को अपने कपड़े पहनाए, जैसा कि वो हवेली में उसके साथ किया करती थी। अब तमाको बेचैन होने लगी थी क्योंकि कई दिनों तक फुहिवारा ने इजुमी को पागल खाने में नहीं डाला और एक हफ्ते बाद इजुमी सचमुच अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। और तब फुहिवारा जायदाद के पैसे और किताबें लेकर वहां आया और पागल खाने से कुछ लोगों को बुलवाया गया। उन लोगों ने तमाको से कुछ सवाल किए और फुहिवारा और तमाको इजुमी को लेकर उस पागल खाने में चले गए। पर सच ये था कि उन लोगों के सामने इजुमी ने नौकरानी बनने का नाटक किया था और उसकी जगह तमाको को एक पागल रानी बनाकर डाला जाने वाला था। और इजुमी नहीं बल्कि तमाको एक भोली लड़की थी जिसका इस्तेमाल किया गया। इजुमी एक चालाक औरत थी और उसकी कहानी फिल्म के दूसरे हिस्से में उसके नजरिए से बताई गई और इस हिस्से में फुहिवारा का असली प्लान बताया गया। बचपन से कोजुकी इजुमी को टॉर्चर किया करता था और उसे अंधेरे में अकेले रखा जाता था। इजुमी की मौसी अपने पति के लिए काम किया करती थी, जहां वो लोगों को अडल्ट किताबें पढ़कर सुनाती थी और उन किताबों की नीलामी की जाती थी। यही काम वो दोनों इजुमी को 5 साल की उम्र से सिखा रहे थे। कोजुकी उन दोनों को ही टॉर्चर किया करता था और अपने पति के टॉर्चर और इस काम की वजह से इजुमी की मौसी अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी और कुछ दिनों बाद वो डिप्रेशन में आ गई। उन्होंने काफी बार भागने की कोशिश की पर हर बार उन्हें रोक दिया गया और फिर एक दिन उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी। उस दिन से इजुमी उनका काम करने लगी और तब उसकी मुलाकात फुहिवारा से हुई। फुहिवारा को पता चला था कि जिन किताबों में से चीजें पढ़ी जा रही है वो किताबें ऐतिहासिक है और उनकी कीमत सोने से भी महंगी है और इसलिए उन किताबों को पढ़कर उनकी नीलामी की जाती थी। नीलामी के बाद कोजुकी ने फुहिवारा को मिलने बुलाया क्योंकि फुहिवारा कोजुकी के लिए उन ओरिजिनल किताबों की नकली कॉपीज बनाता है जिन्हें असली किताब की कीमत में बेचा जाता है। कोजुकी असली किताबों को एक ऐसी जगह छुपा कर रखता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता और उन दोनों के बीच हो रही बातों को इजुमी सुन लेती है। कुछ दिनों बाद इजुमी से बात करने पर फुहिवारा को एहसास हुआ कि वो अंदर से मर चुकी है और चाहे कुछ भी हो जाए इजुमी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और इसीलिए अकेले में उससे मिलकर फुहिवारा ने कहा कि वो उसे इस नर्क से बाहर निकालना चाहता है। उसने बताया कि उसे सिर्फ इजुमी की जायदाद चाहिए और यहाँ से भागने के बाद वो उसे जायदाद का आधा हिस्सा दे देगा और इस तरह इजुमी को अपने अंकल से शादी नहीं करनी पड़ेगी। पर इजुमी को पकड़े जाने का डर था क्योंकि बचपन में उसे कोजुकी ने बताया था कि उसकी मौसी को असल में उसी ने मारा था क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रही थी और उन्हें टॉर्चर करने के लिए और मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो कोजुकी के बेसमेंट में है और इजुमी दुनिया में सबसे ज्यादा उस बेसमेंट में जाने से डरती है। बेसमेंट में वापस उसे ना जाना पड़े इसलिए फुहिवारा ने उसे बेहोशी की एक ऐसी दवा बताई जिसकी 3 बूंदों से ही मौत हो सकती है और अगर उनका प्लान कामयाब ना हुआ तो इजुमी अपनी जान देकर बेसमेंट में जाने से बच सकती है। तब उन्होंने प्लान बनाया एक भोली लड़की को अपनी नौकरानी बनाने का जिसके साथ इजुमी अपनी पहचान बदल लेगी और उसे इजुमी के नाम से पागल खाने में डाल दिया जाएगा। इस तरह उनके जाल में सूख ही फंस गई और उनका प्लान कामयाब हुआ। पर कई दिनों तक सूख ही के साथ रहने पर इजुमी को उससे सच में प्यार होने लगा। वो इस नाटक को खत्म करना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। उसने ये बात सूखी को भी बताने की कोशिश की पर सूखी उससे फुहिवारा से शादी करने की जिद करने लगी जिसके बाद इजुमी ने अपनी जान लेने की कोशिश की पर सही वक्त पर सूखी ने उसे बचा लिया। तब उन दोनों ने एक दूसरे को सारी सच्चाई बता दी और उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया जिससे वो दोनों उन मर्दों से बचकर निकल पाएंगे जो उन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके बारे में सूखी के परिवार को भी बताया गया। उस रात इजुमी ने उसे वो किताबें दिखाई जो उसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहा जाता है और उन किताबों में लिखी चीजों के बारे में जानकर सूखी उस लाइब्रेरी को गुस्से में तबाह करने लगती है। एक महान चोर की बेटी अब इजुमी की रक्षक बन गई थी और उसे उस नर्क से बचाकर ले जा रही थी। उन दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया और फुहिवारा को लगने लगा कि यह खेल उसका है। फिल्म के आखिरी हिस्से में इस खेल को खत्म किया जा रहा था जहां फुहिवारा ने इजुमी से उसे फिर से शादी करने के लिए कहा और इस बार सूखी के नाम से। उसने कहा कि कुछ दिनों में सूखी को मार दिया जाएगा और ये खबर फैल जाएगी कि इजुमी की मौत हो गई है।
पर वो ये नहीं जानता था कि पागल खाने को आग लगाकर सूखी के दोस्त उसे वहां से बाहर ले आए हैं। उस रात इजुमी ने वाइन में वो बेहोशी की दवा मिला दी जो फुहिवारा ने उसे दी थी, और फुहिवारा के बेहोश होते ही वो सारे पैसे लेकर वहां से भाग गई, और वहां से निकलकर वो सूखी के पास चली गई जहां उसका भेष बदल दिया गया। इजुमी ने कोजुकी को एक चिट्ठी में फुहिवारा की धोखेबाजी के बारे में लिखकर बताया, जिसके बाद उसे कैद कर लिया गया और उसे उस बेसमेंट में टॉर्चर किया गया जिस बेसमेंट से इजुमी डरती है। इजुमी और सूखी को हर जगह ढूंढा गया, पर उन दोनों ने अपनी मंजिल बदल दी, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता था कि वो दोनों असल में कहाँ जा रहे हैं। कोजुकी एक घटिया आदमी था जो ये जानना चाहता था कि फुहिवारा और इजुमी के बीच क्या क्या हुआ, जिसके बाद फुहिवारा एक कहानी बुनने लगा, जबकि असल में इजुमी ने उसे अपने आप को छूने भी नहीं दिया। वो बार बार कोजुकी से अपनी सिगरेट मांगने लगा, जो कोजुकी ने बहुत देर बाद उसे दे दी, और कुछ देर बाद कोजुकी को पता चला कि जो सिगरेट फुहिवारा पी रहा है वो मर्क्यूरी से भरा हुआ है और जहरीला है, जिसके धुएं से उन दोनों की मौत हो गई। और अंत में इजुमी और सूखी इस नर्क से आजाद होकर अपनी नई जिंदगी जीने चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।